नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे सामने एक ऐसे रोचक किस्से के अंदर कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ते हुए, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान की होड़ शतरंज में शह और मात की तरह रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज आपको ऐसी घटना का जिक्र पता चलेगा कि जब भारत ने अपने यहां परमाणु परीक्षण कर लिया था तो उस दौर में पाकिस्तान क्या कर रहा था, भारत किस प्रकार से पाकिस्तान की हर एक खबर को अपने पास रख रहा था। लेकिन भारत में एक ऐसा वाकया भी हुआ था जिसमें एक भारतीय प्रधानमंत्री की गलती ने हमारे कई खुफिया एजेंट्स की जान ले ली थी। आज का सेशन बेहद रोमांचकारी है। ऐसी ऐसी जानकारी आपको पता चलेंगी जिनसे संभवतया आप हैरानी में बीतने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि भारत का एक प्रधानमंत्री ऐसा भी था जिसकी खुद के मूत्र को पीने की थेरेपी और उसको बताने की चाह ने भारत के कई रो एजेंट्स को मरवा दिया था। आज का सेशन बेहद संवेदनशील है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बात है उस दौर की जिस समय भारत परमाणु हथियार बना रहा था। परमाणु हथियार के दौर में पोखरण आप में से और हम में से बहुतों को पता है कि 1998 के अंदर भारत द्वारा राजस्थान के पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि हम 1998 से पहले भी 1974 में परमाणु परीक्षण कर चुके थे, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। भारत के विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान बने थे, पाकिस्तान शुरुआती 10-20 साल तक तो भारत से भी तेज चलती हुई अर्थव्यवस्था था। अमेरिका पाकिस्तान का बड़ा मित्र हुआ करता था। हर चीज में यह चाहता था कि अगर कुछ करे तो पहले पाकिस्तान करे। आप सोचिए, 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से परमाणु परीक्षण कर दिया, तो इससे पाकिस्तान के ऊपर क्या बीती होगी। और वो क्या बीती होगी ना, उसी को आज का यह सेशन समझा रहा है, क्योंकि हम लोग शतरंज की बिसात परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से खेल रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में मची हथियारों की होड़ से पूरा दुनिया डरने लगा था, क्योंकि जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान के मन में भी यह प्रश्न बना कि हम क्यों नहीं कर सकते। और तलाश थी उसे एक ऐसे आदमी की जो कि परमाणु बम बना सके। और उसे वो व्यक्ति मिला। कहां मिला, कैसे मिला, क्या किया, आज के सेशन में सब जानेंगे। जी हां साथियों, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अब्दुल कादिर खान। जी हां साथियों, AQ खान नामक वो व्यक्ति जो पाकिस्तान के अंदर परमाणु कार्यक्रम का जनक जाना जाता है, जो पाकिस्तान के कहूता नामक स्थान पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया, जिसको लेकर भारत ने ऑपरेशन कहूता चलाया। ये वो रिसर्च साइट थी जो कि पाकिस्तान ने लंबे समय तक दुनिया से छिपा कर रखी थी। लेकिन भारत को पता चल गया था कि पाकिस्तान के द्वारा इस कहूता नामक स्थान पर अपना रिसर्च प्रोग्राम चलाया जा रहा है। भारतीय जासूसों ने सारी जानकारियां जुटा ली थी और जानकारियां जुटा करके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बता भी दी थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इन मोरारजी देसाई जी के द्वारा एक ऐसा वाकया हुआ जिसके चलते ऑपरेशन कहूता ठंडे बस्ते में चला गया और हमारे बहुत सारे स्पाइज को, हमारे बहुत सारे जासूसों को अपनी जान की कीमत पर भारत की रक्षा करनी पड़ी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, कहानी बड़ी रोचक है। कहते हैं कि यदि ये नाई की दुकान वहां ना होती, यहां पर बार्बर शॉप ना होती, तो संभवतः भारत को यह ना पता चल पाता कि AQ खान रिसर्च सेंटर के अंदर ही, कहूता के अंदर ही न्यूक्लियर प्लांट चल रहा है। क्या हुआ था साथियों, कहते हैं जासूस बड़ा ही तीव्र दिमाग लगाते हैं, तेज दिमाग चलाते हैं। भारतीय बहुत सारे जासूस जो वहां पर थे, उनमें से एक जासूस, अक्सर यह माना जाता है कि वो अजीत डोभाल साहब ही थे, जिन्होंने इस नाई की दुकान पर बालों को इकट्ठा करके उन बालों के सैंपल को इंडिया भेज करके बालों में लगे हुए प्लूटोनियम से यह चेक किया था कि इसके अंदर ही न्यूक्लियर संवर्धन का कार्यक्रम चल रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम चल रहा है। यानी कि यह कहानी में अजीत डोभाल साहब भी एक बहुत बड़े स्टोरी के किरदार बनकर निकल कर आते हैं। लेकिन केवल डोभाल साहब ही नहीं, भारत के बहुत सारे स्पाई वहां पर थे जो कि इस पूरे कार्यक्रम को फेल करने के लिए लगे हुए थे। कहानी बड़ी रोमांचकारी है, कहानी बहुत जबरदस्त है कि इसके बाहर भारत के स्पाई क्या कर रहे थे, किस प्रकार से रॉ एजेंट ने बाल से केवल यह पता लगा लेते, कहते हैं बाल की खाल निकालना, खाल निकाल कर यह पता लगा लिया था कि कैसे
पाकिस्तान भारत की होड़ कर रहा है। साथियों, जब बालों की बात चल रही है तो मैं आपको एक बात और बता दूं। कहते हैं कि जब कोई जासूस अपने प्राणों की बलि देता है, उनके परिवारों को यह नहीं बताया जाता है कि वो कहां थे, किस देश में थे, किस मिशन पे थे, लेकिन उनकी पहचान करने के लिए हर जासूस का, हर स्पाई का कोई ना कोई सैंपल सरकार सुरक्षित अपने पास रखती है और उन सैंपल्स की मैचिंग करके ही परिवारजनों को बताती है कि वो ऑपरेशन पर थे और वो वीरगति को प्राप्त हुए। इन सैंपल्स में भी बालों का बड़ा योगदान है। और साथियों, बालों से मैं एक जानकारी आपको यहां देना चाहूंगा, और जानकारी इस प्रकार से है कि भारत के अंदर वर्तमान में 50% युवा जो 25 साल तक की एज के हैं वो हेयर लॉस की समस्या से ग्रसित हैं। जी हां साथियों, आप भी संभवतया उनमें से हो सकते हैं जिनके बाल सर्दियों में सीजन चेंज होते समय टूट रहे हों, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार का वायु प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, उससे हेयर लॉस एक बड़ी समस्या बन चुका है। आपके बाल भी टूट रहे हैं या नहीं, इसके लिए ट्राया लेकर आया है आपके लिए एक फ्री हेल्थ चेकअप, हेयर चेकअप के रूप में। आप अपने बाल का चेकअप करने के लिए एक लिंक हमने दिया है, जिसमें आप जाकर, ट्राया का लिंक है, उस पर जाइए, अपनी फोटो खींचिए, बाल का स्कैल्प की फोटो खींचिए, वहां पर अपलोड करिए। वो आपको फ्री चेकअप करके बता देंगे कि आप हेयर लॉस के कौन से स्टेज में हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आप कौन सी फेज में हैं, कौन सी फेज तक बाल को रिकवर किया जा सकता है और किस फेज के बाद में केवल बाल को ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है। साथियों, शुरुआती 4 से 5 फेजेस तक ट्राया सजेस्ट करता है कि आपके बालों को रिकवर किया जा सकता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर लॉसेस की फेजेस हैं, हो सकता है आप भी इनमें से एक हों। तो क्या ट्राया आपके बाल रिकवर करने में हेल्प करता है? जी हां साथियों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले ट्राया का एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वो डाउनलोड करिए। वहां से अपना फ्री हेयर टेस्ट लीजिए। फ्री हेयर टेस्ट लेने के बाद प्रॉपर तरीके से ये आपको आपकी स्टेज बताएंगे। स्टेज बता करके फिर ये आपको सजेस्ट करेंगे। इनका प्रोग्राम 6 से 7 महीने का चलता है। हमने पहले भी अपने प्रोग्रामों में ट्राया के बारे में जिक्र किया है और उस जिक्र से बहुत सारे साथियों ने लाभ लेते हुए अपने हेयर की रिकवरी पाई है। मेरे प्यारे साथियों, इन जनरल 6 से 7 महीने के अंदर लोग अपने हेयर की रिकवरी ट्राया के साथ पा रहे हैं, क्योंकि ये अन्य प्रोडक्ट्स की तरह केवल तेल और शैम्पू बेच करके आपके हेयर की रिकवरी नहीं कराते, बल्कि प्रॉपर तरीके से आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी और साथ में आपके हेयर के लिए जो भी आवश्यक टेक्निक्स हैं उनका उपयोग करके आपके पास एक प्रॉपर पैक भेजते हैं। आप इस कस्टमाइज प्लान को परचेज करते हैं। यह कस्टमाइज प्लान आपके घर पर पहुंचता है, जिसमें आपको खाना क्या है, आपकी त्वचा के लिए क्या सही है, इसके लिए आपको बकायदा टेलीफोन पर समझाया जाता है, बताया जाता है। इनकी तरफ से एक एजेंट प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी देता है। जब वो आपको जानकारी देते हैं, उसी जानकारी का यूज करके आप इनके बताए हुए प्रोसेस को जब फॉलो करते चलते हैं तो आपको अपने बालों में जबरदस्त रिकवरी दिखाई देती है। अभी तक 93% जो यूजर्स इनके रहे हैं वो संतुष्ट हैं। यदि आप भी इन्हें ट्राई करना चाहते हैं तो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप शुरुआती 7 दिन में इनके प्रोसेस को या इनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं और हमारा कूपन कोड 20 इंडिया वहां पर यूज करते हैं तो आपको प्रोडक्ट फीस में 20% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब तक आपके दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स बन चुकी होंगी। पहली पिक्चर तो यही होगी कि AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी में हो क्या रहा था, उस नाई की दुकान में ऐसा क्या था, अजित डोभाल साहब वहां क्या कर रहे थे, और ये AQ खान कौन था। ये सारी बातें, और हां, 1974 में ऐसा क्या हुआ था, भारत ने परमाणु परीक्षण किया इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, तो मोरारजी देसाई कहां से आ गए। मोरारजी देसाई खुद का यूरिन क्यों पीते थे, खुद का यूरिन पीते थे तो फिर वो इस बात को पाकिस्तान के किसी जनरल को क्यों बता रहे थे, ये सब क्या चल रहा था। बहुत सारी बातें हैं, सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये हैं पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिन्हें AQ खान के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में इनकी पहचान है। साथियों, कहते हैं कि ये पैदा भारत के अंदर ही हुए थे। जब भारत संयुक्त था तब ये भोपाल में पैदा हुए 1936 में। 15 साल तक शुरुआती जन्म के ये भारत में ही रहे। उसके बाद ये पाकिस्तान, इनका परिवार 1952 के अंदर शिफ्ट हो गया। 1952 में इनका परिवार शिफ्ट हुआ और उसके बाद ये आगे की पढ़ाई करने के लिए 1961 में यूरोप चले गए। यूरोप में इन्होंने शुरुआती अपनी पढ़ाई पश्चिमी बर्लिन से की। उसके बाद हॉलैंड के अंदर ये अपनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाए और 67 में इन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर अपनी डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद में डिग्री हासिल
करने के बाद ये पीएचडी पूरी करने के लिए आगे निकल गए। नीदरलैंड की एक फिजिकल डायनेमिक रिसर्च लैब थी जिसका नाम था एफडीओ, जहां जाकर के इन्होंने काम किया। देखिए ये अपनी आदत से मजबूर थे, पहले से ही चोर थे और चोरी करते करते ही लास्ट तक जेल गए हैं। यानी पाकिस्तान के इतिहास में इनके पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक जो जेल गया हो, ऐसा कैसा जनक रहा होगा। लेकिन ठीक है साहब, एक हमारा देश है जहां पर लोग अपने देश के अंदर भारत रत्न पाते हैं, हमारे देश के अंदर परमाणु कार्यक्रम के जनक हो, मिसाइल मैन हो, राष्ट्रपति बनते हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने यहां पर क्या किया वो जान लीजिए। तो यहां पर नीदरलैंड में ना एक लेबोरेटरी हुआ करती थी, फिजिकल डायनेमिक रिसर्च लेबोरेटरी, उसमें इन्होंने काम करना शुरू किया और वहां पर इन्होंने देखा कि एक कंपनी थी जिसका नाम था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नीदरलैंड, यूसीएन। यूसीएन इस कॉलेज के माध्यम से खुद के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन बनवाया करती थी। तो यूसीएन यूरेंको यूरेनियम संवर्धन के लिए काम करते हुए इस कॉलेज से अपने लिए यानी फिजिकल डायनेमिक रिसर्च लैब से सेंट्रीफ्यूगल मशीन बनवाया करती थी। इन सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होती है, यूरेनियम एनरिचमेंट के अंदर काम आती है। असल में क्या होता है ना कि यूरेनियम जब हम न्यूक्लियर वेपन में यूज करते हैं तो यूरेनियम अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलता है। जब भी अपन माइंस से निकालते हैं उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में वो यूरेनियम होता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर काम आता है। तो उस पूरे की पूरे ओर में से, पिच ब्लेंड में से उतना परसेंटेज निकालना जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए जरूरी है, इस काम को करने के लिए जो मशीन चाहिए होती है ना, उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन ही सबसे टिपिकल टास्क होता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियर एनरिचमेंट अगर हो गया तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, क्योंकि यूरेनियम का ही खेला है, बाकी बम में और कुछ नहीं रखा है। ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है ये नीदरलैंड में बन रही थी और AQ खान चोरी छुपे इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के कार्यक्रम को समझ रहे थे और इसको, जबकि उनका फील्ड नहीं था ये, लेकिन फिर भी इनके मन में पहले से ही चोरी थी और ये इस क्षेत्र के अंदर घूम घूम करके सारा डेटा जुटा रहे थे। इस सेंट्रीफ्यूज सिलेंड्रिकल मशीन का ये पूरा कंसेप्ट सीख गए थे। जिस समय ये कंसेप्ट सीख ही रहे थे उसी समय पर इनके ऊपर डाउट भी हुआ। नीदरलैंड को इनके ऊपर डाउट हुआ कि एक पाकिस्तानी है, आदत से मजबूर है और ये कहीं ना कहीं चोरी करके कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। लेकिन उस तरफ जब ये पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानियों के प्रति अमेरिका में बड़ा प्रेम था। अमेरिका जो है वो पाकिस्तानियों को गिरफ्तार नहीं होने देना चाहता था, इसलिए नीदरलैंड को इनकी गिरफ्तारी करने से रोक दिया। ये बच गए। इसी दौर में भारत ने 1974 के अंदर अपना परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से कर लिया। शुरुआती दौर में दुनिया के लोगों ने मानने से इनकार ही कर दिया, अरे जाओ यार, तुमसे कहां हो पाएगा परमाणु परीक्षण। लेकिन इसी बीच में अमेरिका समेत दुनिया में पाकिस्तान हितैषी ये समझ गए थे कि भारत कुछ तो करके मानेगा। ऐसी स्थिति में 1974 में इस AQ खान के अंदर राष्ट्रभक्ति जाग गई कि मैं जाकर पाकिस्तान में भी परमाणु बम बना सकता हूं, क्योंकि मैंने सेंट्रीफ्यूज मशीन बनाना सीख लिया है, मेटलर्जिकल इंजीनियर हूं, जाकर परमाणु बम बनाऊंगा। ये AQ खान पाकिस्तान की सरकार के संपर्क में आता है और उनसे कहता है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको परमाणु बम बनाकर दे सकता हूं। इस पर पूरे समय निगरानी रखी हुई थी कि यह संवेदनशील प्रोजेक्ट्स को किसी तरह से लीक ना कर दे। लेकिन भाई साहब, यह व्यक्ति निकलकर चोरी छुपे पाकिस्तान पहुंच गया, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया था। एक तरफ से यह भी कहा जाता है कि इसमें अमेरिका की सांठगांठ थी। अमेरिकी खुफिया विभाग ने दखल देकर के इसको गिरफ्तारी से बचते बचाते पाकिस्तान भिजवाया था। अब यह व्यक्ति पाकिस्तान पहुंचता है। पाकिस्तान पहुंच करके यहां की सारी टेक्निक यहां पर जो उस समय के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ करते थे उनको बताता है कि देखिए, अगर भारत से आपको टक्कर लेनी है तो मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता सकता हूं कि क्या किया जाए, किस प्रकार से भारत के साथ टक्कर ली जा सकती है। भुट्टो साहब को जाकर के ये पूरी जानकारी बक देता है कि साहब ऐसा ऐसा करिए, मैं आपको पूरी तरह से इनके कंपटीशन में लाकर खड़ा कर देता हूं। अब देखिए यहां पर कुछ मतलब ईयर को अब आप फोकस करिएगा। 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो यह बंदा निकल करके उधर से पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ था, क्योंकि उसे चाहिए था किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई टेक्निक आकर उसे दे दे कि ऐसे परमाणु बम बनता है। परमाणु बम बनाने के लिए इसने बकायदा परमाणु बम का जो शेल था वो चाइना से मंगा लिया था। ब्लूप्रिंट कैसे होता है वो दे दो, बोले मशीन बनाना यहां से सीख लिया, ब्लूप्रिंट वहां से, बोले अब तो हम बना लें, बस एक वैज्ञानिक चाहिए। अब ईयर पर ध्यान दीजिएगा, ये वो दौर था 1975 का जिस समय भारत में इमरजेंसी चल रही थी। 75-76 इमरजेंसी के दौरान संसद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। इंदिरा गांधी जी सत्ता में थी, लेकिन उनकी सत्ता का विरोध अपोजिशन जबरदस्त तरीके से कर रहा था। 76 के बाद इलेक्शन भारत में होते हैं और भारत में इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाती है और जनता पार्टी की सरकार आती है। मोरारजी देसाई 1977 के अंदर प्रधानमंत्री बनकर आते हैं। समय भारत का उस समय पैरेलली ध्यान रखिए जिस समय पाकिस्तान के अंदर एक गजब लेवल का भारत
से जलन मच रहा है कि इन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया, हम कैसे करें। इस बीच में 1976 के अंदर जब भारत में इमरजेंसी का काल चल रहा है, तो यहां पर ये जो AQ खान नामक व्यक्ति है, ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए काम करना शुरू कर देता है और यहां के लोकल वैज्ञानिकों से झगड़ना शुरू कर देता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। वैज्ञानिकों में आपसी झड़प के चलते हुए खुद PM भुट्टो बीच में आके बीच बचाव करते हैं और कहते हैं कि भाई इस AQ खान को ही काम करने दो, बाकी सब लोग हट जाओ, ये सब करके आप लोगों को दे देगा। भाई साहब, इसी बीच में पाकिस्तान का हाथ चीन पकड़ लेता है और वो उसे 66 का जो उसने परमाणु परीक्षण किया था उसका ब्लूप्रिंट पकड़ा देता है कि देखो हमने ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया फॉलो की थी जिससे हमने परमाणु बम बनाया था। अब देखो AQ खान अपने यहां से पूरी तरह से नीदरलैंड से चोरी करके सेंट्रीफ्यूज मशीन आ चुका है, पाकिस्तान के पास में चीन का मिला हुआ ब्लूप्रिंट मिल चुका है। भारत में क्या चल रहा है? भारत में इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी चल रही है। इमरजेंसी के दौरान अपनी सत्ता बचाना बड़ा चैलेंज है इंदिरा गांधी जी के लिए। सत्ता में विरोध है तो जनता पार्टी इलेक्शन में है। इंदिरा गांधी जी अब क्या कर रही है? देखिए, इंदिरा गांधी जी वॉज दैट आयरन लेडी जिन्होंने भारत के लिए पाकिस्तान के नाक में तो हमेशा दम करके रखा है। मतलब ये वो महिला हैं जिन्हें जब जब याद करोगे सम्मान से सर उठेगा। इन्होंने जो कारनामे किए वो क्या थे? इन्होंने क्या किया ना, उस दौरान भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो का राज चला करता था। तब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इंदिरा गांधी जी का जो दौर है इमरजेंसी का, इससे थोड़ा पीछे चलते हैं। 1968 से पहले भारत के अंदर जितनी भी खुफिया जानकारी उठाया करती थी ना, इनका काम जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो किया करता था। IB कहते हैं जिसे अपन, है ना। IB ही अंतरराष्ट्रीय स्तर से खुफिया एजेंसी लाता था और देश में भी खुफिया एजेंसी का काम करता था। इंदिरा गांधी जी पर आरोप यह था कि ये अपने अपोजिशन के जो लीडर्स हैं ना, उनकी भी जानकारी IB से ही निकलवाती हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, मेरे बारे में क्या गलत सोच रहा है। खुफिया जानकारी सारी की सारी अपनी खुफिया एजेंसी से अपोजिशन के बारे में निकलवाती थी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत रखना भी जिम्मेदारी थी। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्हें काउबॉय कहा जाता है, रामेश्वर नाथ काव। रामेश्वर नाथ काव आते हैं इंदिरा जी के पास 1968 में और इनसे कहते हैं कि मैडम जी, IB को अब मतलब आंतरिक मुद्दों में ज्यादा यूज किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के लिए एक डेडिकेटेड संस्था बनाने की हमें इजाजत दी जाए। इंदिरा गांधी जी ने कि बहुत बढ़िया, बनाइए। तो भाई साहब, भारत में रामेश्वर नाथ काव के नेतृत्व में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे RWA कहा जाता है, उसका गठन किया गया। ये जो RWA बनाया गया था ना, इसी ने IB का अंतरराष्ट्रीय काम संभाल लिया था। अब यहीं पर एक डेट और मैं आपको बताता हूं। 1968 में ही अजीत डोभाल साहब IPS बन चुके थे। IPS बन चुके थे तो IPS का काम जब आप बन जाते हैं तो आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो से काम पड़ता रहता है, और अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंटेलिजेंस का, तो अपने आप RWA उसमें से चुन करके लोगों को बाहर निकाल लेता है कि चलो आप काम के हो, आ जाओ। अब कभी भी खुफिया जानकारी में यह नहीं बताया जाता कौन व्यक्ति कब कहां से कहां था, लेकिन डोभाल साहब के बारे में यह कहा जाता है कि वो 5 से लेकर 7 साल तक IPS बनने के बाद पाकिस्तान में थे। इसका मतलब अब वो कौन सा दौर होगा, अवश्य संभावी है कि 1968 के तो बाद ही गए होंगे और 1968 के बाद से 77 के बीच में ही गए होंगे। क्यों? क्योंकि 77 में तो बड़ी संख्या के अंदर भारतीय जो हमारे खुफिया जासूसी लोग थे वो मारे गए थे। अब ये क्या कहानी है, अब इसको सुनते हैं। तो अब हुआ ये ना कि भारत ने 1974 के अंदर परमाणु बम का परीक्षण किया। अब RWA को यह काम दिया गया कि पाकिस्तान क्या हरकत कर रहा है इसकी जांच करे। इस बीच में RWA ने बनकर के पाकिस्तान में पाकिस्तान की जलन का अंदाजा लगाने के लिए अपने एजेंट्स को हर कोने में बिठा दिया, जिनमें से डोभाल साहब के बारे में कहते हैं कि डोभाल साहब भी वहां जाकर के जिस जगह पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू कर रहा था वहीं जाकर के भेष बदलकर रहने लगे थे, वहीं पर ये सारी चीजों पर नजर रखने लगे थे और बहुत सारे इन जैसे एजेंट्स थे। ये डोभाल साहब की उस समय की तस्वीर है जब इन्हें सम्मानित किया जा रहा था। ठीक है साहब, अब थोड़ा भारत में, और ये स्थिति बड़ी इंटरेस्टिंग है, पिक्चर की तरह स्टोरी चल रही है, हालांकि इस पर पिक्चर भी बनी है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस कहानी को आगे सुनें। इस बीच में क्या होता है कि भारत के अंदर इमरजेंसी चल जाती है 1975-76, देश में सरकार बदल जाती है। सरकार बदलती है, इंदिरा गांधी जी की सरकार हटती है और 77 में किनकी सरकार आ जाती है? मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है। मोरारजी देसाई चूंकि इंदिरा जी से पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, क्योंकि जनता पार्टी के सरकार के जितने भी नेता थे उन्हें इंदिरा जी ने उस समय जेल में भरकर रखा था और यह माना जाता था कि इंदिरा
जी ने अपनी जितनी भी जांच एजेंसीज हैं इनका दुरुपयोग करके सारे अपोजिशन को जेल में टांग दिया था। इस चक्कर में जनता का अपोजिशन के साथ बड़ा सेंटिमेंट था, तो ऐसी स्थिति में अपोजिशन के साथ सेंटिमेंट था तो जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो मोरारजी पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ थे, बोले जो जांच एजेंसी है वो मेरे खिलाफ यूज में आई है, मैं बेटा जब पीएम बन गया तो एक एक को देख लूंगा। मोरारजी ने सही ढंग से देख लिया साहब, दिक्कत क्या कर दी अब मैं वो बताता हूं आपको। इस बीच में भारत की खुफिया एजेंसी आरडब्ल्यूए, जो कि अब केवल बाहर का काम कर रही थी, वो आकर के मोरारजी देसाई को आकर बताती है कि सर एक जानकारी है हमारे पास। बोले बताओ क्या जानकारी है? सर पाकिस्तान जो है वो हमारी होड़ में न्यूक्लियर बम बनाने का प्रयास कर रहा है और उसकी जानकारी हमारे पूरे एजेंट्स को है। मोरारजी देसाई को यह बात सुनकर अच्छा तो लगा कि हमारे एजेंट्स ने यह काम कर दिया है, लेकिन उनके मन में एक और भाव आ गया, क्या ये कहीं मुझे फंसाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये इंदिरा जी के विश्वस्त लोग हैं। ये काउ बॉय जो है रामेश्वर नाथ काउ, जिसने आरडब्ल्यूए बनाया था, ये कहीं अपनी बातों में मुझे फंसाने का काम तो नहीं कर रहा है, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। ऐसी स्थिति में मोरारजी देसाई ने आरडब्ल्यूए का 40% तक बजट घटा दिया। बजट का मुसीबत क्या हुआ अब मैं आपको वो बताता हूं। भारत ने अपने एजेंट्स को इस तरह से, ये जो कहूटा कहूटा करके अपन जगह बता रहे हैं ना, रावलपिंडी के पास पाकिस्तान के पंजाब में, ये वो जगह है जहां पर ये लोग न्यूक्लियर प्लांट लगाकर बैठे थे। अपने जो एजेंट्स थे, इन्होंने पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक को जो उस रिसर्च लैब में काम कर रहा था उसे मना लिया कि तुझको $10 लाख देंगे, अंदर का सारा की सारा ब्लूप्रिंट हमें लाकर दे दे कि कहां पर क्या बन रहा है, क्या काम हो रहा है। वो व्यक्ति तैयार भी हो गया, लेकिन $10 लाख, उस समय 75 का डॉलर भी अगर था तो 7.5 करोड़ रुपए के आसपास की रकम थी। इतना पैसा हमारे जो एजेंट्स थे वो उस दौर में कैसे दे सकते थे? इसके लिए आवश्यकता थी देश की सरकार से परमिशन लेने की। परमिशन देने के लिए जब इनके पास पहुंचे, बोले मैं नहीं दूंगा पैसे बेटा, क्योंकि तुम लोगों का भरोसा नहीं है, हो सकता है तुम मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। प्रधानमंत्री को अपनी ही रिसर्च टीम पर विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, मोरारजी देसाई उस समय एक और काम कर रहे थे, और वो क्या है? ये पाकिस्तान के साथ बड़ा ही मित्रवत व्यवहार कर रहे थे। बोले अब अपन लड़ना बंद करेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे। उस समय जियाउल हक जो है पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह बन चुके थे, और उन्होंने कहा कि अपन दोनों मिलकर के भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रवत व्यवहार करेंगे। ऐसा व्यवहार करेंगे कि एक दिन दोनों देशों के बीच सब कुछ सेटल हो जाएगा। ये पीएम बनते ही पाकिस्तान के साथ मित्रता का हाथ बढ़ा दिया। आप इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान ने इनके सम्मान में कि भाई ये आदमी बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान का हितैषी है, पाकिस्तान के लिए बढ़िया काम करता है, ऐसी स्थिति में मोरारजी देसाई को बकायदा अपने देश के निशान पाकिस्तान, जो उनका एक तरह से भारत रत्न जैसा सम्मान है, उससे मोरारजी देसाई को सम्मानित किया था। आप इससे बात सोच सकते हैं कि मोरारजी देसाई की पाकिस्तान में क्या इमेज थी। क्योंकि मोरारजी देसाई चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे से संबंध कायम किए जाएं, अब आपस में लड़ने का काम खत्म कर दिया जाए। उस समय जो इनके राष्ट्रपति बन चुके थे जिया उल हक, इनके साथ में मोरारजी देसाई की लगातार बातें चल रही थी। अब आप समझिएगा, यहां पर मोरारजी देसाई, जिया उल हक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो प्लांट है जहां पर की रिसर्च काम हो रहा है, AQ खान काम कर रहा है, और इस AQ खान के द्वारा इस बॉर्डर के ऊपर ये सारे काम किए जा रहे हैं। और यहां पर ये वाली जो रिसर्च लैब है ना, इसी में सारा काम चल रहा है, AQ खान काम कर रहा है। अब हमें यह तो पता है कि AQ खान कुछ तो कर रहा है, कंफर्मेटिव टेस्ट चाहिए कि यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब का ही काम हो रहा है। भाई रिसर्च तो कुछ भी हो सकती है, रिसर्च तो कैसी भी की जा सकती है, यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब का ही काम चल रहा है, बस ये कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन के लिए अब हम करें क्या? तो क्या हुआ ना, इस प्लांट के बाहर कटिंग कराने की दुकान पर हमारे जो रॉ एजेंट्स थे वो पहुंचे और नाई की दुकान पर से कटिंग कराते हुए कुछ वैज्ञानिकों के बालों को उठा लिए। उन बालों को उठाकर इंडिया भेजे तो बालों में लगा हुआ प्लूटोनियम या न्यूक्लियर मटेरियल प्राप्त किया कि हां भाई बालों में लग के वापस आ गया। आप देखते हैं ना कई बार लैब्स में हेयर को ढक करके कैप लगा के रखा जाता है क्योंकि बालों में फंस जाती हैं ये सब चीजें, है ना। तो बोले यहां से कंफर्म हो गया था कि यहां पर रिसर्च का काम चल रहा है। अब सब कुछ हो चुका था, मतलब आप सोचिए तैयारी हम लोगों ने इतनी तक कर ली थी कि इसके ऊपर ही हम बम गिरा करके इनका प्रोग्राम खत्म कर दें। अच्छा, भारत की इस हिम्मत के पीछे इजराइल का बड़ा योगदान था। ये एंगल भी समझ लीजिए। देखिए इजराइल है ना, वो मानता था कि उत्तर कोरिया उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। उत्तर कोरिया, किम जोंग उन वाला, किम जोंग उनके जो पापा थे ना, वो इजराइल के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन थे और वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए रात दिन लगे हुए थे। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को यह भनक थी कि नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो प्रोग्राम है वो ये AQ खान दे सकता है, क्योंकि ब्लूप्रिंट चीन ने पाकिस्तान को दिया है। AQ खान नीदरलैंड से न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूगल मशीन बनाने की टेक्निक चोरी करके आया है, दोनों को कंबाइंड करके ये नॉर्थ कोरिया को बेच सकता है। अच्छा, इसके बारे में डाउट क्यों हुआ था?
क्योंकि जो ये AQ खान है ना, ये इसी दौर में नॉर्थ कोरिया का दौरा भी करके आया था। उसी समय प्योंगयांग गया था, ये नॉर्थ कोरिया गया था। डाउट किया गया था कि ये व्यक्ति वहां जाकर के न्यूक्लियर कार्यक्रम का सारा की सारा प्लान बेचकर आया है। भाई साहब, इजराइल भी भारत के साथ हो लिया कि अगर आप ये कंफर्म कर दो कि यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब चल रहा है, मैं इसको फोड़ दूंगा। आपको मालूम होना चाहिए, इजराइल दुनिया में कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं देख सकता, बड़ा ही नॉटी बॉय है। आप सोचिए कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रयास किया, वैज्ञानिक को ही मार दिया। इराक के तो न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिरा दिया, बोले इस पर बम गिराऊंगा। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा संरक्षण प्राप्त था अमेरिका का। भारत की खुफिया एजेंसीज ने बकायदा अंदर से यह सूचना बाहर निकलवा दी कि साहब इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का काम चल रहा है ना। इंटरेस्टिंग सारी की सारी कहानियां। अब हमारी प्रधानमंत्री की जो सूझबूझ है वो कितना बुरी तरह खराब हुई, आप इससे बात समझ लीजिए। मतलब एक तरफ तो इजराइल के साथ भारत की ये सारी सेनाएं मिलकर के, भारत की जो खुफिया एजेंसीज हैं ये मिलकर प्लान कर रही है कि इसके ऊपर गोला गिराएंगे, यहां जाकर के इसको पूरा करेंगे। लेकिन साहब उधर ही ये सारे काम करने के लिए भारत की खुफिया एजेंसीज को प्रधानमंत्री से परमिशन लेनी थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और वो जनाब अपने इस गुस्से में बैठे थे कि इंदिरा जो हैं वो हमारे ऊपर रॉ का उपयोग कर करके हमें जेल में डलवाई थी, हमें खुफिया एजेंसीज से जेल में डलवाई थी, इनकी तो बेटा एक भी बात नहीं मानूंगा। ऐसी स्थिति में इन्होंने रॉ का बजट 40% कम कर दिया। बोले जाओ, पैसा नहीं दे रहे तुमको कतई भी, हमको कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान से हमारी मित्रता हो गई है। अब तो उन्होंने हमें सम्मानित तक कर दिया, निशाने पाकिस्तान हमें सम्मान दे दिया है, तुम जाओ, हम नहीं मान रहे। इधर साहब रामेश्वर नाथ काऊ इस बात से बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा कि साहब धन्यवाद, अगर आपको हमारे काम पर ही विश्वास नहीं है तो काम करने का मतलब क्या है। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। अब साहब यहां पर मोरारजी देसाई जो अभी हाल ही में सम्मान पाकर अभिभूत थे, ये भूल गए कि वो पाकिस्तान है, ये वो सांप है जो दूध पीकर मालिक को ही डसता है। लेकिन कोई बात नहीं साहब, भूल होती है राजनेताओं की, लेकिन उन राजनेताओं की भूल का कीमत बहुत सारे लोग चुकाते हैं साहब। इस समय मोरारजी देसाई बढ़ चढ़ के लोगों को जानकारी दे रहे थे। क्या जानकारी दे रहे थे साहब? मोरारजी देसाई जानकारी दे रहे थे कि मूत्र कैसे पिया जाता है। ये क्या बात कर रहे हैं अजी साहब? ये सच्चाई है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उस समय जनरल जियाउल हक को फोन पर बात करके बता रहे हैं कि, अच्छा बात बता क्यों रहे हैं, क्योंकि मोरारजी देसाई एक बार अमेरिका गए और वहां जाकर अमेरिका में एक टीवी इंटरव्यू में, बकायदा 1 घंटे के टीवी इंटरव्यू में लगभग 60% टाइम तो यही बात करते रहे कि मैं अपना मूत्र पीता हूं। वहां पर वो एंकर हैरान हो गई कि साहब ये बात क्या कर रहे हैं। अरे बोले यूरिन से सेल्फ थेरेपी होती है, इम्यूनिटी आती है, कैंसर नहीं होता, बीमारी नहीं होती। वेस्टर्न वर्ल्ड तो पहले ही हम पर हंसता था, इनके इस डायलॉग के बाद में और मजाक बना लिया। बोले अभी तक तो ये गोमूत्र पिया करते थे, अब तो ये स्वमूत्र पीने लग गए हैं। अब यहां पर जियाउल हक उनसे फोन पर बात कर रहा है, सर जरा बताइए। अब इनके बीच में मित्रवत बातें चल रही हैं। पाकिस्तान के जनरल हैं, भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, सर वो खुद का मूत्र कब पीते हैं आप, कितने बजे पीते हैं, अच्छा कब पीना होता है। ये यूरिन थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर ये अपने बारे में कह रहे हैं देसाई साहब कि सर सुबह उठते ही पीते हैं कि बाद में पीते हैं, कभी भी पी लेते हैं। ऐसी विषय अगर कुछ भी होता है तो मतलब क्या क्या कब पीते हैं सर। ये यूरिन थेरेपी चल रही है साहब, यूरिन थेरेपी का डिस्कशन हो रहा है। ये जानकारी कौन देते हैं? बी रमन है, जो फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट रहे हैं। ये खुद इस बात को अपनी उसमें देते हैं, संस्मरण में बताते हैं कि ऐसा हुआ साहब। अब इसी बीच में मोरारजी देसाई जो है वो इतने मित्रवत हो गए कि ये जियाउल हक को बोल दिए कि सुनो बेटा, तुम लोग ना बात तो बढ़िया कर रहे हो, लेकिन एक बात बताएं, तुम जो कर रहे हो ना हमको सब कुछ पता है। तुम जो धीरे धीरे परमाणु बम का काम कर रहे हो, तुम जो सीक्रेट काम कर रहे हो, जिस सीक्रेट मिशन पर लगे हो, हमें सब कुछ पता है। और सुनो, अगर कुछ भी होता है तो तुम जिम्मेदार होगे। मैं ऐसा शख्स नहीं हूं जो सिर्फ बातें करता हूं, मैं एक्शन लेता हूं बस। ये एक राजनेता ठहरे और वो एक जासूस ठहरा। जियाउल हक केवल इस बात में, इस मैसेज से ये समझ गए और ठनक गए कि प्रधानमंत्री ने, भारत के ने एक लाइन बोली है कि तुम जो गुप्त मिशन चला रहे हो मुझे सब पता चल गया है। पाकिस्तान तो बिल्कुल खुफिया तरीके से ये काम कर रहा था, इन्हें अचानक करंट लगा, यार पता कैसे चल गया? पता चल गया, इसका मतलब इनका RWA पूरा की पूरा यहीं पर सेटल्ड है। और अगर इनका RAW यहीं पर सेटल्ड है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यहीं पर सेटल्ड है, तो भाई साहब हमें इस पर तत्काल प्रभाव से काम करना होगा। मेरे प्यारे साथियों, यही वो दौर था जिस समय जियाउल हक ने अपनी खुफिया एजेंसी ISI को जाकर कहा कि सारे के सारे जितने भी अनजान लोग वहां दिख रहे हैं चुन चुन कर मार दो। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने बड़ी कीमत चुकाई अपने जासूसों की।
हमारे बहुत से जासूस जो उस समय इस पूरे कहूटा नामक स्थान पर जो बैठे थे, जो सारी जानकारी जुटा रहे थे, जो इस इंतजार में थे कि प्रधानमंत्री परमिशन देंगे, ब्लूप्रिंट मिलेगा, इजरायली हवाई जहाज से जाकर के हम यहां पर बम गिराएंगे, हमारा पूरा प्लान नेस्तनाबूद हो गया। साथियों, अगर यह गलती इन्होंने ना की होती तो संभवतया आज भारत के सामने पाकिस्तान परमाणु बम बनाकर ना खड़ा होता। इंदिरा गांधी जी हालांकि फिर भी पीछे नहीं हटी मित्रों। 1981 में जब इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने ऑपरेशन कहूटा को फिर से जीवन दान दिया। बोले कोई बात नहीं जवानों, अगर आपके प्राणों की बलि गई है तो मैं आपके साथ खड़ी हूं, आप अभी भी अगर तैयार हैं तो लगे रहो, हम आपके साथ हैं। 7 जून को बकायदा इजराइल ने इराक में बन रहे परमाणु रिएक्टर पर हमला करके उसे नष्ट किया। इजराइल ने साहसिक मिशन करते हुए भारत को भी पूरी तरह से तैयार कर दिया कि चिंता मत करो, पाकिस्तान पर गोला गिराएंगे। लेकिन अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम जाग गया। अमेरिका ने इजराइल से कहा, CIA ने, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने, नहीं भाई तुम इन पर गोला नहीं गिराओगे। कोई बात नहीं साहब। 1984 के अंदर फिर से एक बार यह योजना बनाई गई, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरी तरह से कहकर यह कहा कि आप पूरी तरह से इसे सुरक्षित कर लो, किसी भी समय इंडिया या इजराइल आप पर गोला गिरा सकता है। और वो दुखद 1984 जिसमें इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। और एक परिणाम क्या निकला, 1998 में इसी कहूता के अंदर पाकिस्तान ने बकायदा अपना बॉम्ब बनाया और बॉम्ब बना करके जो चगाई हिल्स हैं इनके यहां पर, वहां पर अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण 28 मई 1998 में किया। यानी जहां एक और 1974 में हमने परमाणु परीक्षण किया, इन्हें करते करते 1998 में आया। 1998 में भारत ने भी हालांकि दूसरा परमाणु परीक्षण अपना कर लिया था। तो उम्मीद है कि आपको इस पूरी कहानी में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के बारे में जानकारी लगी होगी, भारत की खुफिया जानकारी के बारे में पता चला होगा कि भारत ने किस प्रकार से काम किया। इस पर एक फिल्म भी बनी, मिशन मजनू, अगर समय मिले तो देखिएगा। अब बात करते हैं इस AQ खान की। अब ये AQ खान लालची हो गया, इसको अब ये तरीका तो पता चल गया कि बम बनता है तो इसका उपयोग कैसे होता है। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा कटोरे लेके खड़ा रहता है। बोले अब मैं पैसा कैसे कमाऊं, इसको पैसा कमाना था। पैसा कमाने के लिए इसने अपनी कुछ तकनीक ईरान को पहले ही बेच दी थी परमाणु बम का परीक्षण करने से पहले। और तो और एक टीवी के अंदर इसने इंटरव्यू देते समय खुद ने कबूल कर लिया कि मैंने अपना यूरेनियम कार्यक्रम या परमाणु बम का कार्यक्रम 3 देशों को बेचा है, ईरान को, नॉर्थ कोरिया को और लीबिया को। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इस व्यक्ति के इस कबूलनामे के कारण इसको 5 साल की सजा पाकिस्तान की सरकार ने दी कि कम से कम फोन पे तो मत बोलता, टीवी पे तो मत बोलता कि मैंने ऐसा किया है। यही कारण था कि नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम बना लिया। यही कारण है कि ईरान तब से सेंट्रीफ्यूज मशीन बनाकर बैठा है, बस ब्लूप्रिंट नहीं है न्यूक्लियर बम का, नहीं तो वो भी बनाकर बैठ जाएगा। उधर लीबिया का तानाशाह न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में बैठा हुआ है। यह था वो AQ खान जिसने ये सारा कांड किया था। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह पूरी जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और एक और रोचक और इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको पता चली होगी। और बाकी मेरे प्यारे साथियों, जैसा मैंने आप सभी से कहा है कि अपने हेयर टेस्ट के लिए, अपने हेयर प्लानिंग के लिए आप प्रॉपर तरीके से अभी जाइए ट्राया, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फ्री हेयर टेस्ट लीजिए और हेयर टेस्ट लेकर अपने हेयर लॉस का कौन सा स्टेज है उसे चेक करिए। और अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे स्टेज पर हैं जिसके बाद आपको ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, तो आप अपने ट्राया का हेल्थ प्रोडक्ट अपने घर पर मंगाइए। 20 इंडिया रेफरल कोड यूज करिए, 20% डिस्काउंट पाएंगे शुरुआती 7 दिनों में अगर आप अपने घर पर ट्राया का किट मंगाते हैं, जो कि पूरी तरह से न्यूट्रिशन से युक्त है, पूरी तरह से आपकी डर्मेटोलॉजी को ध्यान में रख करके है, पर्सनल कंसल्टेंसी के साथ आपको दिया जाता है। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।